लंबे समय की मूसलाधार बारिश के बाद आज बादलों के कतरे नीले आसमान में तैरने लगे थे। कुनकुनी धूप से छत नहा उठी थी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे और बरसाती पानी से नाले लबालब भर गए थे। वातावरण में नमी इस कदर थी कि गीले वस्त्र सूखने का नाम न लेते। कमरों के भीतर तक नमी बैठ गई थी। सीलन की अजीब सी गंध बेचैन कर रही थी। ऐसी गंध मुझे नापसंद थी। उपयुक्त समय जानकर मैंने ढेर सारे कपड़े छत पर फैला दिए। पहाड़ी से लेकर समूचा कस्बा चांदी सी चमकदार धूप से नहा उठी थी। पेड़ पौधों पर कुदरती गहरा रंग चढ़ चुका था। मुझे ज्ञात नहीं कब हमारे पूर्वज यहाँ आकर बस गए। पहाड़ी की तलहटी में बसा यह कस्बा लाजवाब है। कस्बे से सटकर नदी बहती है। दूसरी तरफ हरे भरे जंगल बरबस नजरें खींच लेते हैं। मेरा बचपन इसी कस्बे में बीता। विवाह के बाद अपने पति राम बहादुर के साथ अलग मकान में रहने लगी। कुछ ही दूरी पर मेरा मायका है। माँ बाप भाई बहन सभी हैं। अब हम 3 जने हैं, हम दोनों और हमारा 4 साल का बेटा दीपक। पड़ोसी मुझे धन्नो के नाम से जानते हैं। मैंने इत्मीनान से सांस ली, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक सामने खंडर की ओर देखा तो एक अजीब सिहरन बदन में कौंध गई। खंडर के मलबे से झांकते मटमैले पत्थरों से मुझे सहानुभूति सी होने लगी। पत्थर खालिस पत्थर ही नहीं थे, बल्कि मूक दृष्टा और राजदार थे, एक दर्द भरी कहानी के। मैं जिसकी धुरी में प्रत्यक्ष मात्र बनकर रह गई थी। मेरी आंखों के आगे वह कहानी बादल के टुकड़े की तरफ फैलती चली गई। खंडर में कभी 2 मंजिला मकान हुआ करता था। पत्थरों का मकान था, लेकिन इसमें बाहर से सीमेंट की मोटी तहल चढ़ी थी। मकान की सीढ़ियां सड़क से सटी थीं और उस पर प्लास्टर कई जगहों से नदारद था। पत्थरों से रेत तक भुरभुरा कर उतर गई थी। दीवार के पत्थर बिना मसूरे के भद्दे दांतों जैसे दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि मकान अब गिरा कि तब गिरा। इसकी अघोषित मालकिन रूपमती जीवट की थी। वह सुबह सवेरे अपने दैनिक काम निपटाकर लकड़ी के तख्तों वाले छज्जे पर बैठ जाती। वहीं से आने जाने वालों पर अपनी नजरें गराए रहती। इधर मैं थी और सड़क के उस पार रूपमती। दोनों मकान के बीच में यदि कोई था तो वह थी 15 फुट चौड़ी पक्की सड़क। लोग कहा करते थे कि भरी जवानी में रूपमती सचमुच की रूपमती थी। गोरी चिट्टी, सेब जैसे लाल गाल, मोटी मोटी आंखें, नितंबों तक झूलते हुए बाल और मदमस्त करने वाली चाल। रूपमती को देखकर मनचलों के होश फाख्त हो जाते। दिन भर तितली बनी फिरती रहती थी वह। तभी तो नदी पार गांव के बिरजू की आंखें जो उस पर अटकी शादी के बाद ही हटी। बिरजू था तो हट्टा कट्टा, लेकिन एक सड़क हादसे में रूपमती को भरपूर जवानी में अकेला छोड़ गया। उसकी बसी बसाई दुनिया में भूचाल आ गया। छोटा बच्चा गोद में था। पेट की आग से व्याकुल रूपमती थी। कमाई का कोई जरिया न था। हार मानकर उसने गलत रास्ता चुन लिया और यह दलदल इतना गहरा कि वह कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। मजबूरन वह एक नई रूपमती बन गई। उसके स्वभाव और व्यवहार में निरंतर बदलाव आता चला गया। कितने ही इज्जतदार उसके आगे नतमस्तक हो गए। और तो और कुछ वर्दी वाले भी रूपमती के घर पर हाजिरी देने से नहीं चूकते। मजाल क्या थी कि कस्बे में कोई उससे उलझे या आंखें डालकर बतियाए। वर्दी वाले रूपमती की पैरवी में आगे आते। जुर्रत करने वालों को थाने ले जाने से वह कोर कसर न छोड़ती। रूपमती का लड़का था मनोहर, दुबला पतला और डरपोक। अबोध अवस्था तक घर में रहा और जब वह समझदार हुआ तो हालात से घबरा गया। प्रताड़ना और अपमान से आहत एक दिन उसने घर ही छोड़ दिया। रूपमती लोगों के सामने झूठों की आंसू बहाती रही। दरअसल रूपमती यही चाहती थी, खुली आज़ादी। रात गहराती और रूपमती सज धज कर छज्जे पर बैठ जाती। ग्राहक आने लगते, एक के बाद एक। वे उस उबड़ खाबड़ उतरी हुई सीढ़ियों पर चपलता से चढ़ते और उतरते। दिन में वे लोग कभी इस तरफ नहीं निकलते जिन्हें समाज का डर होता। किसी को रूपमती देख लेती तो उसे झक मारकर बतियाना पड़ता। कौन जाने कब रूपमती दुखती रग पर हाथ रख दे। डर भला ही ऐसी चीज है, लेकिन अंधेरे में समाज की किसे परवाह। मुझे यह सब देख सुनकर उबकाई सी होने लगी। इस माहौल से मैं उब गई। 2-3 साल बीते। मनोहर यदा कदा घर आने लगा। जब आता उस दिन रूपमती के घर की सीढ़ियां सूनी रहती। शायद मनोहर ने दुनिया देख ली थी। उसकी बात से रूपमती अपना आपा खो देती और मारपीट पर आमादा हो जाती। मनोहर उसी दिन चला जाता। वह शहर में गुजारे भर के पैसे कमाने लगा था। जाने वक्त माँ के सिरहाने रख देता। वैसे रूपमती को उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत रुपया कमा चुकी थी वह। ऐसे धंधे में हानि का तो प्रश्न ही नहीं था। इस तरह कई वसंत आए कई गए, लेकिन रूपमती के लिए दिन महीने साल घाटे के साबित होने लगे। वह 50 की उम्र पार कर गई थी। धंधे की आंच ठंडी पड़ गई थी। शरीर थुलथुला हो गया था। चेहरे पर झुर्रियाँ गहराई गई थीं।
छोटे बड़े रूपमती को ताई कहकर पुकारने लगे थे। रूपमती को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। वक्त हालात से साक्षात्कार करा ही देता है। शायद उसे भी एहसास होने लगा था। समय रहते ही रूपमती ने कमाई का नया जरिया ढूंढ लिया। लोग कहने लगे कि उस पर कोई देवी आती है। देवी सच बताती है। मुसीबतों से त्रस्त अंधविश्वासी उसके घर आते। किसी का लड़का बीमार है, किसी पर प्रेत की छाया है, तो किसी पर जादू टोना। रूपमती झूम झूम कर देवी देवताओं को बुलाती और उपाय बताती। रूपमती की बातों पर यकीन करने वाले बहुत होते। औरत मर्द सभी तबके के। आमदनी अच्छी हो जाती। दिन निकलने से लेकर देर रात तक उस पर कथित देवी सवार रहती। कमरे से धूप अगरबत्ती की महक उठ उठकर आसपास तक महसूस होती। उसका व्यवहार भी अब विरोधाभासी हो चला था। कभी कर्कश बैन बोलती, कभी बड़े लाड से मुझसे बतियाती। मैं हैरान रह जाती। कभी कभी रूपमती कस्बे से बाहर चली जाती और कुछ दिनों के बाद लौटती। अब लोगों की रूपमती में कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। एक दिन वह अपने साथ एक तलाकशुदा औरत को ले आई। शांता नाम की यह औरत थी। भला की सुंदर, नयन नक्श इतने कटीले कि बरबस नजरें खींच ले। चाल चलन उसका भी ठीक न था। रूपमती को उसके लिए ग्राहक ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं हुई। रूपमती के पुराने दिन लौट आए। दोनों की दुकान एक ही छत के नीचे चल पड़ी। अगले भाग में रूपमती और पिछले भाग में शांता। निचले हिस्से में रूपमती ने लोहे का बड़ा सा ताला लगा दिया था। पलक झपकते ही मेरे जैसे पड़ोसियों के अशांति भरे दिन लौट आए। एक तरफ रूपमती की अजीबोगरीबी आवाजें, दूसरी तरफ रात घिरते ही लोगों का देर रात तक आना जाना और उनकी फुसफुसाहटें। उस दिन रात भर ओस गिरती रही। रूपमती के मकान की छत पर टीन की चादरें पड़ी थी। सुबह होते ही मकान की छत से ओस बूंदों की शक्ल में नीचे गिरने लगी थी। रूपमती रोज की तरह छज्जे पर आकर बैठ गई। मैं भी सुबह छत पर गई। हवा में ठंडक थी। सूरज पहाड़ी के ऊपर चढ़ आया था। मैं बाल काटते काटते छत के मुंडेर तक आ गई। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। मैं सड़क की ओर घूमी। मेरी नजर सड़क पर जा रहे युवक पर पड़ी और उस युवक का पीछा करने लगी। सामान्य सी बात थी, लेकिन रूपमती को तुरुप का पत्ता हाथ लग गया था। रूपमती स्वभाववश मेरी गतिविधियों पर नजर गड़ाए थी। ऐसा सुअवसर भला वह हाथ से क्यों जाने देती। रूपमती बिना विलंब किए बरस पड़ी। ब्याहता होकर शर्म नहीं आती तुझे? लड़कों को ऐसे घूर घूर कर देख रही है। मैं सब पका गई। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। मुझे उसका इस तरह टोकना नागवारा लगा। सो ऊंचे स्वर में मैं भी बोली, देखना क्या जुर्म है? अरे आंख मेरी है, जहाँ जी करे देखूं। तुझे क्यों आग लगती है? करारा प्रत्युत्तर मिला तो रूपमती एक क्षण के लिए अवाक रह गई थी। उसी क्षण रूपमती के माथे पर बल पड़ गए। आंखें अंगारे बरसने लगे। चकला घर खोल दे, फिर जो जी आए कर, मुझे क्या करना? रूपमती बोली। मैंने कहा, जरा जबान संभाल कर बोल। पाखंडी, यहाँ तेरा चकला घर कम है क्या? तेरी तरह गिरी हुई नहीं हूँ मैं, समझी? मैंने अपनी बात कमतर न होने दी। रूपमती के मन में चोट लगी। वह हाथ मटकाते हुए चीखी, हाँ हाँ, तू तो बड़ी सती सावित्री है। उस समय मेरे जी में आया कि ईंट मारकर रूपमती का सिर फोड़ दूं। फिर यही सोचकर चुप हो गई कि वाहियात औरत के मुंह लगने से क्या लाभ। आसमान पर थूका हुआ मुंह पर ही आता है। मैंने यह भी सुना था कि रूपमती टोटके करना भी जानती है। न जाने कब क्या उल्टा सीधा कर दे। हंसती खेलती गृहस्थी है मेरी, कहीं इस चुड़ैल की नजर लग गई तो। मैं चुपचाप हथियार डालकर बैठ गई। रूपमती को कस्बे की विभिन्न गतिविधियों के रिकॉर्ड रखने में दिलचस्पी थी। इधर उधर ताका झाकी करना, दूसरों पर कटाक्ष करना और दूसरों की बिना पूछे सीख देना। दिन भर यही करती थी वह, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। रूपमती के लिए यह कहावत ठीक थी। रूपमती बहुत समय तक बड़बड़ाती रही। मैं छत पर रह न पाई और खुले बाल ही नीचे जाने के लिए उतर गई। मैं मन ही मन झुंझलाती रही। राम बहादुर बड़ा हठीला था। मेरे लाख कहने पर भी उसने मकान नहीं बदला। बहुत पीछे पड़ती तो यही कहता, पगला गई है क्या? ठेकेदार भला आदमी है, कभी किराए के लिए तंग नहीं करता। फिर 800 रुपये में 2 कमरे कौन देगा? मकान भी पक्का, छत भी पक्की। मकान का मालिक सरकारी ठेकेदार है जो शहर में रहता है। इस मकान में 2 कमरे हैं हमारे पास। पिछले हिस्से में ठेकेदार का गोदाम है जिसमें सीमेंट, कुदाले, फावड़े, सब्बल आदि औजार पड़े हैं। राम बहादुर मेहनती होने के साथ साथ ठेकेदार का विश्वास पात्र मुंशी है। मजदूरों को इकट्ठा करना, राशन खरीदना और मजदूरों को काम पर ले जाना उसकी ड्यूटी थी। मैं दिन भर अकेली रहती। सिलाई बुनाई का शौक था। पास पड़ोस से सूट मिलने से मैं उसमें उलझी रहती। कभी कभी मायके चली जाती। वैसे मैं अपने पति की व्यवस्था को भली भांति समझती थी, लेकिन इस औरत से पीछा कैसे छूटे समझ से परे था मेरे। राम बहादुर ठीक ठाक कमाता, लेकिन उसे नशे की लत भी थी।
जब कभी रूपमती दिखाई पड़ जाती तो उसे सांप सूंघ जाता। यह औरत न होती तो यहाँ सब ठीक था। रूपमती को देखते ही उसके भीतर कंपकपी होने लगती। सुबह देखो तब, शाम को देखो तब उसका ही थोबरा आंखों के सामने आ जाता। एक दिन रूपमती ने एक युवती पर ही फप्ती कस दी। वह मिनी स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी थी। उसे जाते देख रूपमती ने बुरा सा मुंह बनाया। हाथ के साथ आंखें मटकाते हुए वह ऊपर से होत बोली, हाय हाय, क्या अकेले इसी को जवानी चढ़ी है? फैशन देखो तो फिल्म स्टार भी छक मारे। रूपमती को भला कौन समझाता कि जवानी में फैशन न करे तो कब करे। उसे टोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, न औरत न मर्द। औरतें क्या कहती जब मर्द चूड़ियां पहनकर बैठ गए थे। यह खंडहर जब तक आबाद था, रूपमती उसमें बरसों रही। मकान दीनदयाल नाम के एक व्यवसायी का था। वह आज भी मिठाई की दुकान चलाता है। नकली मिठाई के धंधे में पिछले साल सजा भी काट चुका है। उसने कई बार रूपमती को प्रलोभन दिया कि वह मकान ठीक करके उसे ही देगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। किराया देना भी कई साल पहले बंद हो गया था। एक तरह से रूपमती का मकान पर कब्जा बरकरार रहा। मकान की हालत दयनीय होती जा रही थी। दीवारें कई जगहों से फूलकर एक ओर झुकने लगी थी और टीन की छत ने भी भीतर झांकना शुरू कर दिया था। लेकिन रूपमती इन सब से बेफिक्र थी। इस मकान में जो भी रहा फलता फूलता रहा। जिसने इसे बनाया देखते ही देखते वह धनी हो गया। जब मकान दीनदयाल के नाम हुआ तो उसने एक अलग कोठी खड़ी कर दी। उसने यह मकान रूपमती के परिवार को किराए पर दे दिया। रूपमती भी मालामाल हो गई, लेकिन यह मकान सेठ की गलफांस बन गया। सब कुछ होते हुए भी सेठ को हरदम पुलिस का खौफ रहता। जब वह तगाजे के लिए आता, रूपमती उसे खदेड़ देती और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती, मैं औरत हूँ इसलिए तो धमक जाता है इधर। अरे देखती हूँ कौन मर्द का बच्चा मुझसे मकान खाली करवाता है। खाली समय में रूपमती छज्जे पर बैठ जाती। आने जाने वाले को बैठे बैठे बिना पूछे नसीहतें दे डालती। कुछ लोग उसकी गाली पुराण के डर से बतियाते तो कुछ देवी प्रकोप से। कभी उसकी खूबसूरती खींचती थी, लेकिन धीरे धीरे वह आंखों की किरकिरी बन गई। रात रात तक रूपमती की किलकारियां कभी विद्रूप सी हंसी सुनाई देती। रूपमती की किलकारी से मेरा बेटा दीपू घबरा जाता। रात घिरते ही वह मेरे मुझसे चिपक कर पूछने लगता, माँ ताई क्यों चिल्लाई? मैं उसे लाड से समझाती, बेटा ताई पर देवी आई है। देवी ऐसे चिल्लाती है मम्मी? बच्चा जिज्ञासा से पूछा। मैं भला क्या समझाती उसे, लेकिन मेरा समझदार पति अलग राय रखता। जब नशा टूटने को होता तब वह मुझे समझाता, मूर्ख है तू, ऐसी वाहियात औरत पर ही देवी क्यों आती है? तू तो भली औरत है, तुझ पर क्यों नहीं आती देवी? बोल। अरे धूर्त है धूर्त, एक नंबर की पाखंडी है यह। मैं घबरा जाती और कहती, देवी कुपित हो जाएंगी, ऐसी बात मुंह से न निकालो, देवी ही तो बुलवाती है उससे। राम बहादुर ठट्ठा कर हंस देता और मेरा शरीर पत्ते सा कांप जाता। आंखों में भय से बेतरतीब डोले फैल जाते। मैं भतिप्रस्त पति की ओर से हजारों बार देवी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग चुकी थी। क्या करती, धर्म भीरू स्वभाव की थी जो। एक दिन पड़ोस की औरतों ने बताया कि कुछ लोग रूपमती को लेकर गुस्से में थे। कोई उसे खदेड़ने की बात कह रहा था तो कोई सामाजिक बहिष्कार करने की। तब मुझे रोज की इस चकचक शोर शराबे से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी। वह अमावस की रात थी, धूप अंधेरा था। आधी रात तक रूपमती पर कथित देवी सवार रही। रुक रुक कर चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। इतने शोर शराबे में मैं सो नहीं पा रही थी। दीपू जब कभी थका मांदा राम बहादुर खर्राटे ले रहा था। अगली सुबह मैंने सुना कि रूपमती लापता है, कई दिनों तक वापस नहीं आई। रूपमती को लेकर लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। फिर एक दिन मैंने देखा रूपमती के घर के नीचे लोगों की भीड़ थी। पुलिस आई थी। ताला खोला गया सामान यथावत था। 2 पलंग, पुराना टेलीविजन, खस्ता हाल फ्रिज, टेबल फैन और एक कोने में सिंदूर पोती देवी देवताओं की तस्वीरें। रसोई के बर्तन, स्टोव सभी मौजूद थे। जो नहीं था वह थी रूपमती। कमरे में मारपीट के चिन्ह भी कहीं नजर नहीं आए, जिसे लगे कि रूपमती के साथ कुछ बुरा घटित हुआ हो। तहकीकात के बाद पुलिस चली गई। भीड़ भी धीरे धीरे खिसक गई। कुछ देर रहने के बाद शांता भी उसी मकान को छोड़कर कहीं चली गई। पुलिस को रूपमती का सुराग न मिला। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता रूपमती ने साध्वी का रूप धारण कर लिया तो कोई कहता रूपमती ने आत्महत्या कर ली। किसी ने उसकी हत्या करके लाश नदी में डुबो दी। जितने मुंह उतनी बातें। रूपमती को गुम हुए 10 महीने बीत गए। मनोहर माँ को ढूंढता फिरता रहा। एक बार जब वह इधर आया तब मुझसे भी मिला। माँ के बारे में पूछा। मैंने असमर्थता जताई तो वह निराश होकर चला गया। एक दिन पुलिस थाने से उसे खबर मिली कि उसकी माँ शहर के सरकारी अस्पताल में बीमार हालत में है। वह दौरा दौरा अस्पताल गया, लेकिन वहाँ कुछ हाथ नहीं आया। खबर पुरानी थी। वह अस्पताल के स्टाफ से मिला, डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाया। तब कहीं जाकर रिपोर्ट निकलवाई गई।
फाइलों से पता चला कि उसकी माँ एड्स नामक इलाज बीमारी से पीड़ित थी। अंत समय में उसके पास कोई अपना न था। आखिरकार एक दिन वह छोड़ गई सबको। उसके बाद लावारिस लाश समझकर रूपमती की अंत्येष्टि कर दी गई। रूपमती फिर कभी मकान में नहीं लौटी। दूसरों का भविष्य बताने वाली अपने भविष्य से अनभिज्ञ रही। कस्बे वाले चैन की बंसी बजाने लगे थे। कभी कभी मुझे लगता जैसे मैंने किसी एकांत जगह में आ गई हूँ। उधर मनोहर को माँ की मौत का दुख था। जिस दिन आया तो माँ की बची खुची धरोहर को कमरे से बाहर निकालते हुए दहाड़े मार मार कर रोया। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। माँ की संवेदनहीनता भले ही मनोहर के साथ रही हो, किंतु कहीं न कहीं रूपमती के हृदय में ममता का स्थान अवश्य ही रहा होगा। मैं सोचती रही। मनोहर ने फिर कस्बे की ओर मुंह नहीं किया, जहाँ उसे कदम कदम पर संतरास मिला, धुतकार मिली। ऐसे स्थान पर जाकर वह अपने जख्मों को क्यों हरा करता। समय अपनी रफ्तार से आगे दौड़ा। आषाढ़ के महीने में मूसलाधार बरसात हुई। ऐसी बरसात कि मजबूत चट्टानें खिसक गई। नदी ने मुहाने बदल दिए। और तो और वह मकान भी ढह गया जिसमें कभी रूपमती का बसेरा था। आज भी मकान के खंडहर को देखकर रूपमती की अभिशप्त कहानी मेरे जहन में सिहरन पैदा कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रूपमती खंडहर से बाहर आकर ललकार रही है इस समाज को, विधि के विधान को, जिसने एक औरत को ही इस अपराध का समूचा उत्तरदायी मानते हुए सजाए मौत मुकर्रर की और पुरुष प्रधान समाज को बेइज्जत बरी कर दिया। तब मेरे हृदय में रूपमती के लिए सहानुभूति और करुणा के भाव उभरने लगे कि आखिर ऐसा क्यों रूपमती के साथ हुआ, क्योंकि वह एक औरत थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।